हाय गाइस, मैं कुशल हूँ आईसर भोपाल से और आज हम सिग्नल्स एंड सिस्टम्स कोर्स का मॉड्यूल 8.3 सीखेंगे जिसमें हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म के कॉजालिटी और स्टेबिलिटी की प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। तो आज है मॉड्यूल 8.3 लाप्लास ट्रांसफॉर्म कॉजालिटी एंड स्टेबिलिटी। तो अगेन इन कॉन्सेप्ट्स को हमने देखा है फूरियर ट्रांसफॉर्म के केस में। तो वहां पे हमने क्या देखा था कि हमारे पास अगर कोई एलटीआई सिस्टम हो, क्योंकि कॉजालिटी और स्टेबिलिटी जो होती है वो सिस्टम्स के रिस्पेक्ट में डिफाइन होती है एंड नॉट इन टर्म्स ऑफ सिग्नल्स। तो हमारे पास अगर कोई एलटीआई सिस्टम अगर है जिसमें जो इनपुट है वो है सपोज सम एक्स ऑफ टी और सम आउटपुट वाई ऑफ टी। तो अगर ये सिग्नल अगर एलटीआई है तो हम इसके आउटपुट को लिख सकते हैं कॉन्वोल्यूशन ऑफ एक्स एंड एच, और एच क्या है, उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स है। तो इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या होता है? इम्पल्स रिस्पॉन्स इज द आउटपुट व्हेन द इनपुट इज डेल्टा ऑफ टी। तो हमें अगर ये एच ऑफ टी अगर पता है किसी एलटीआई सिस्टम का, तो हम उसके काफी सारे प्रॉपर्टीज निकाल सकते हैं। और हमने देखा था कि एलटीआई सिस्टम को कॉजल और स्टेबल होने के लिए जो कंडीशंस होते हैं वो हैं, तो कॉजालिटी के लिए जो कंडीशन है वो ये है कि जो आपका एच ऑफ टी है दैट शुड बी 0 फॉर ऑल टी लेस देन 0। ऐसा क्यों? क्योंकि कॉजालिटी का मतलब क्या था, मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि एक सिस्टम को हम कॉजल तब बोलते हैं जबकि उसका आउटपुट तभी आता है जबकि प्रीवियस टाइम में कोई इनपुट आया हो। अगर पहले उस सिस्टम में कोई इनपुट नहीं आया है तो सिस्टम का आउटपुट भी 0 ही रहेगा। और एच ऑफ टी अगेन क्या है? एच ऑफ टी आउटपुट है जब हमारा इनपुट है डेल्टा ऑफ टी। और डेल्टा ऑफ टी क्या होता है? डेल्टा ऑफ टी टी लेस देन 0 के लिए वो 0 ही रहता है, और टी इक्वल टू 0 पे एक स्पाइक आती है और फिर से वो 0 हो जाता है। यानी कि हम अगर सिस्टम में अगर ऐसा इनपुट देंगे और सिस्टम अगर कॉजल है तो सिस्टम में जो आउटपुट आना शुरू होगा वो t इक्वल टू 0 के बाद ही आना शुरू होगा, उसके पहले नहीं आ सकता, क्योंकि t लेस देन 0 के लिए इनपुट भी 0 है। यानी कि जो कॉजालिटी का कंडीशन एलटीआई सिस्टम के लिए ये है कि t लेस देन 0 के लिए उसका जो इंपल्स रिस्पॉन्स है वो 0 होना चाहिए। और जो हमारा जो स्टेबिलिटी है, अगेन जैसा कि हमने देखा था कि स्टेबिलिटी कई अलग तरह के हो सकते हैं, तो हम सिर्फ बाइबो स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि बाइबो का मतलब है बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट, यानी कि आपका जो सिस्टम में जो इनपुट है अगर वो बाउंडेड है, यानी कि दो मैक्सिमम मिनिमम के बीच में रहता है हमेशा, तो आपका आउटपुट भी बाउंडेड होगा, यानी कि वो किसी दो बाउंड्स के बीच में ही फ्लक्चुएट करेगा, उसके बाहर कभी भी नहीं जाएगा। तो बाइबो स्टेबिलिटी का जो कंडीशन है वो हमने देखा था कि आपका जो एच ऑफ टी है वो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए, यानी कि एच ऑफ टी को हम अगर मॉड्यूलस लेके, यानी कि उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेके अगर ओवर टाइम अगर इंटीग्रेट करेंगे तो उसकी जो वैल्यू है वो फाइनाइट होनी चाहिए, तब जाके हम कह सकते हैं कि वो सिस्टम जो है वो स्टेबल है। तो टाइम डोमेन में ये जो हमारे कंडीशंस हैं, इससे हमें अब पता करना पड़ेगा कि करस्पॉन्डिंग लाप्लास डोमेन में या एस डोमेन में उसके क्या कंडीशंस है। यानी कि हमें अगर टाइम डोमेन सिग्नल अगर नहीं पता है, हमें सिर्फ उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म और उसका आरओसी पता है, तो हम उस सिस्टम के कॉजालिटी और स्टेबिलिटी के बारे में क्या कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम कॉजालिटी की बात करते हैं। तो कॉजालिटी अगेन हमने जो देखा उसका कंडीशन है एच ऑफ टी शुड बी 0 फॉर ऑल टी लेस देन 0। यानी कि ये हमें क्या बताता है कि ये जो हमारा सिग्नल है ये राइट साइडेड है, क्योंकि ये नेगेटिव टाइम के लिए
मतलब अप टू माइनस इन्फिनिटी ये 0 है, लेकिन एक टाइम पे ये शुरू होता है और फिर प्लस इन्फिनिटी टाइम के लिए ये रहता है, यानी कि हमारा सिस्टम राइट साइडेड है। तो जैसा कि हमने आरओसी वाले मॉड्यूल में सीखा था कि अगर सिग्नल हमारा अगर राइट साइडेड है तो जो करस्पॉन्डिंग आरओसी होगा वो भी हमारा राइट साइडेड होगा, which means the ROC in S domain is right sided। पर क्या ये काफी है? क्या किसी भी राइट साइडेड आरओसी के लिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा सिस्टम है वो कॉजल है? ऐसा नहीं है, क्योंकि जो राइट साइडेड सिग्नल है वो किसी भी टाइम से शुरू हो सकता है, यानी कि आपका जो h ऑफ t है ये 0 पॉइंट है। सपोज आपका h ऑफ t कुछ ऐसा हो, तो ये भी एक राइट साइडेड सिग्नल है जिसके लिए आरओसी भी राइट साइडेड होगा, लेकिन ये कॉजल नहीं है क्योंकि ये नेगेटिव टाइम के लिए भी नॉन जीरो है। तो यहाँ पे राइट साइडेड होने के साथ में एक और कंडीशन आती है, वो क्या है देखते हैं। तो h ऑफ t का हम अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर निकालते हैं तो वो है x ऑफ कैपिटल X ऑफ s इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी h ऑफ t e पावर माइनस एस टी डी टी। तो अगर हमारा h ऑफ t अगर नेगेटिव टाइम के लिए 0 है तो हमारा सिस्टम अगर कॉजल है तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी h ऑफ t e पावर माइनस एस टी डी टी, दैट इज इफ सिस्टम इज कॉजल। और यहाँ पे एक खास बात आप समझने की ये है कि अब हम क्योंकि सिर्फ 0 से इंफिनिटी तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, यानी कि हमारा t पॉजिटिव है, तो हमारा s कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो जाए पॉजिटिव साइड में, e पावर माइनस एस टी हमेशा फाइनाइट ही होगा। और s का जो मैग्नीट्यूड है वो जितना बढ़ता जाएगा e पावर माइनस एस टी का मैग्नीट्यूड उतना ही कम हो जाएगा, यानी कि ये इंटीग्रेशन जो है उतने अच्छे से कन्वर्ज होता रहेगा। यानी कि हमारा जो h ऑफ t है वो अगर कॉजल है, यानी कि वो अगर नेगेटिव टाइम के लिए 0 है, तो हम s को प्लस इंफिनिटी तक लेके जा सकते हैं, यानी कि हमारा आरओसी जो है इट विल बी राइट साइडेड इंक्लूडिंग इंफिनिटी। तो ये एक बहुत क्रूशियल कंडीशन है कि वो राइट साइडेड तो होना ही चाहिए, पर वो इंफिनिटी तक एक्सटेंड होना चाहिए। अगर आप इंफिनिटी को एक्सक्लूड कर रहे हैं तो फिर वो सिस्टम हमारा कॉजल नहीं है। तो ये जो h ऑफ t का एग्जाम्पल है जो कि एंटी कॉजल है पर राइट साइडेड है, तो इस केस में आपका आरओसी तो राइट साइडेड होगा लेकिन वो इंफिनिटी को इंक्लूड नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे ये टर्म जो है वो ब्लो अप कर जाएगा, तो आपका आरओसी वहां पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये है कंडीशन हमारे सिस्टम के कॉजल होने की। पर यहाँ पे एक और बात है कि ये जो कंडीशन है ये वैलिड है फॉर h ऑफ s विच इज अ रैशनल। रैशनल का मतलब क्या है कि h ऑफ s को हम एक रेशियो में लिख रहे हैं जहां पे जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है दोनों ही पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं। अगर वो पॉलिनोमियल नहीं है तो फिर हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा। इस कंडीशन को लेके हम सिस्टम को कॉजल नहीं बता सकते हैं। उसका एक हम सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमारे पास एक सिग्नल है e पावर माइनस टी u ऑफ t। तो हम जानते हैं कि इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा 1 बाई एस प्लस 1 और आरओसी होगा सिग्मा ग्रेटर देन -1। तो ये जो सिग्नल है ये कॉजल है क्योंकि इसका जो आरओसी है राइट साइडेड है और वो अप टू इंफिनिटी एक्सटेंड करता है। पर हम अगर इस सिग्नल को अगर थोड़ा शिफ्ट कर दें टाइम डोमेन में लेफ्ट साइड में, तो इसको सिग्नल को हम शिफ्ट कैसे करते हैं लेफ्ट साइड में?
लेट्स से हम अगर 1 यूनिट से करें तो ये हमारा हो जाएगा e पावर माइनस t प्लस 1 u ऑफ t प्लस 1। अब हमने सिग्नल को पूरे को लेफ्ट साइड में 1 यूनिट से शिफ्ट कर दिया है। तो जैसा कि हमने देखा था पहले एक मॉड्यूल में कि हम जब सिग्नल को टाइम डोमेन में जब शिफ्ट करते हैं तो एस डोमेन में एक e पावर s का एक टर्म आ जाता है। तो यहाँ पे क्योंकि हमने सिर्फ 1 यूनिट से शिफ्ट किया है तो ये हो जाएगा e पावर s बाई s प्लस 1। तो इसका अब ROC क्या होगा? ROC अगेन वही सेम है, सिग्मा ग्रेटर देन -1, लेकिन यहाँ पे अब ये इंफिनिटी को इंक्लूड नहीं करेगा क्योंकि एट s इक्वल टू इंफिनिटी हमारा जो e पावर s है वो ब्लो अप हो जा रहा है। और दूसरा केस क्या है कि ये एक रैशनल लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी नहीं है। तो यहाँ पे हम अब देख सकते हैं कि ये जो कंडीशन है यहाँ पे ये इंफिनिटी को इंक्लूड करना बहुत जरूरी है और हमारे h ऑफ s का रैशनल होना भी बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पे बट डज नॉट इंक्लूड इंफिनिटी। तो ये है हमारा कंडीशन कॉजालिटी के लिए। अब देखते हैं कि स्टेबिलिटी के लिए क्या कंडीशन आता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि स्टेबिलिटी के लिए, स्पेशली बाइबो स्टेबिलिटी के लिए जो कंडीशन है वो है ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी h ऑफ t का मॉड dt शुड बी फाइनाइट। तो जैसा कि हमने देखा था फूरियर ट्रांसफॉर्म वाले मॉड्यूल में कि कुछ सिग्नल्स होते हैं जिनके लिए फूरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता है और उसमें हम अगर पूछें कि एक गिवन सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म कब एग्जिस्ट करता है तो उसका सबसे पहला कंडीशन जो था वो भी यही था कि जो आपका जो सिग्नल का जो एब्सोल्यूट इंटीग्रल है वो फाइनाइट होना चाहिए। यानी कि जो स्टेबिलिटी का कंडीशन है और फूरियर ट्रांसफॉर्म के एग्जिस्टेंस का कंडीशन है वो करीब करीब सेम है। तो अब लाप्लास डोमेन में फूरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा वो हम कैसे बता सकते हैं? तो हम अगर एस डोमेन को अगर ड्रॉ करें, ये है सिग्मा, ये है जे ओमेगा। अब सपोज हमारा कोई सिस्टम का ROC इस तरीके से है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म से हम फूरियर ट्रांसफॉर्म में कैसे जा सकते हैं? एस को जे ओमेगा से रिप्लेस करके कि हमारे पास अगर कोई लाप्लास ट्रांसफॉर्म का एक्सप्रेशन है h ऑफ s और उसमें हम अगर s इक्वल टू जे ओमेगा अगर लिख दें तो हमारे पास आएगा h ऑफ जे ओमेगा। तो ये उस सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म बन जाएगा। यानी कि उस फूरियर ट्रांसफॉर्म को एग्जिस्ट करने के लिए हमारे लाप्लास ट्रांसफॉर्म का जे ओमेगा एक्सिस पे एग्जिस्ट करना बहुत जरूरी है क्योंकि लाप्लास ट्रांसफॉर्म के ROC में अगर जे ओमेगा एग्जिस्ट नहीं करता है तो फिर हमारा फूरियर ट्रांसफॉर्म भी एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि उस केस में हम ये सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए स्टेबिलिटी का एस डोमेन में कंडीशन जो है वो बहुत ही सिंपल है, वो ये है कि ROC मस्ट इंक्लूड जे ओमेगा एक्सिस। अगेन मैं बता दूं किस लिए, क्योंकि स्टेबिलिटी का जो कंडीशन है वो है दैट h ऑफ t शुड बी एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल और फूरियर ट्रांसफॉर्म का भी करीब करीब वही कंडीशन है। तो आपका सिस्टम स्टेबल तब होगा जब उसका करस्पॉन्डिंग फूरियर ट्रांसफॉर्म यानी कि उसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो एग्जिस्ट करेगा और फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स तब एग्जिस्ट करेगा जब लाप्लास डोमेन में जो ROC है वो जे ओमेगा एक्सिस को इंक्लूड करेगा। तो आपका ROC अगर जे ओमेगा एक्सिस को इंक्लूड नहीं कर रहा है तो वो सिस्टम जो है वो स्टेबल नहीं है। अब देखते हैं इसके कुछ सिंपल एग्जांपल्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के और उनके ROCs के लिए जिनसे हम सिर्फ एस डोमेन में बता सकते हैं कि वो जो गिवन सिस्टम है वो स्टेबल और कॉजल होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले एग्जांपल हम लेते हैं जो कि अगेन हमने पहले देखा था एक बार। सपोज हम लेते हैं 3e पावर माइनस 2t माइनस 2 इंटू e पावर माइनस t u ऑफ t। अब इसका हम अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो हमारे पास आएगा s माइनस 1
डिवाइडेड बाई s प्लस 2 s प्लस 1 और जो ROC है वो है सिग्मा ग्रेटर देन -1। तो इसको हम अगर लाप्लास डोमेन में अगर प्लॉट करेंगे या S डोमेन में अगर प्लॉट करेंगे तो वो आएगा, इसका एक पोल है एट -1 और एक और पोल है एट -2 और इसका एक 0 है एट 1। तो इसका जो ROC है वो इस तरीके से है। अगेन जैसा कि हम जानते हैं कि जो 0 है वो ROC के अंदर हो सकता है लेकिन पोल कभी भी नहीं हो सकता है। तो ये जो सिस्टम है, ये इसका जो ROC है वो राइट साइडेड है, यानी कि ये सिस्टम कॉजल है। पर अगेन जैसा कि मैंने बताया कि सिर्फ राइट साइडेड होना जरूरी नहीं है, इसका जो ROC है वो इन्फिनिटी को भी इंक्लूड करना चाहिए। तो वो हम चेक कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन के द्वारा। यहाँ पे हम अगर s को अगर इनफाइनाइट ले जाएंगे तो क्या होगा, s जब बहुत बड़ा होगा तो s प्लस 1 को हम अप्रोक्सीमेटली s लिख सकते हैं, वैसे ही इसको हम अप्रोक्सीमेटली s लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा s बाई एस स्क्वायर विच इज 1 बाई s। तो एट s इक्वल टू इन्फिनिटी विच इज 0 विच इज फाइनाइट, तो हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि ये सिस्टम कॉजल है। और इसका जो ROC है वो j ओमेगा एक्सिस को भी इंक्लूड कर रहा है, तो यानी कि ये सिस्टम इज कॉजल एज वेल एज स्टेबल। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि सपोज मैं आपको इस सिग्नल का टाइम डोमेन एक्सप्रेशन नहीं बताऊं और मैं सिर्फ आपको ये लाप्लास डोमेन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दूं और आपको उसका ROC भी नहीं बताऊं, तो अभी आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ही है। तो जैसा कि हमने बताया था कि अगर एक गिवन सिग्नल का आपके पास अगर लाप्लास डोमेन में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है तो उसके ROCs के मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं और करस्पॉन्डिंग टाइम डोमेन सिग्नल्स भी मल्टीपल हो सकते हैं। और लाप्लास डोमेन में या S डोमेन में जो ROC होता है वो पोल्स के द्वारा बाउंडेड होता है, यानी कि वो एक पोल से शुरू होके दूसरे पोल तक जाता है या पोल से शुरू होके प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी तक जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो सिस्टम है उसके ROC के 2-3 ऑप्शन हो सकते हैं अगर हमें टाइम डोमेन सिग्नल ना पता हो। तो एक ऑप्शन है इन दोनों पोल्स के बीच में और दूसरा ऑप्शन है वो -2 से लेफ्ट साइड में हो। तो यहाँ पे हमारे पास जो ROC है, अगर हमारे पास अगेन टाइम डोमेन सिग्नल हमें अगर नहीं पता है, हमें अगर सिर्फ ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पता है, तो उससे हम ये 3 ऑप्शंस का अनुमान लगा सकते हैं। तो ये वाला जो ROC का ऑप्शन है ये कॉजल एंड स्टेबल है क्योंकि ये राइट साइडेड है, इन्फिनिटी तक जाता है और j ओमेगा एक्सिस को भी इंक्लूड किया हुआ है। अब ये बीच वाला ROC अगर देखें तो इसमें ना तो j ओमेगा एक्सिस इंक्लूडेड है और ना तो ये राइट साइडेड है। वैसे ही जो ये वाला जो ROC है सबसे लेफ्ट वाला, ये भी ना तो राइट साइडेड है और ना तो ये j ओमेगा एक्सिस को इंक्लूड किए हुए है। तो ये दोनों ऑप्शन जो हैं ये हैं अनस्टेबल एंड एंटी कॉजल। तो इस तरीके से आपके पास अगर टाइम डोमेन सिग्नल ना भी हो तो आपके पास अगर सिर्फ ROC का अगर इंफॉर्मेशन हो तो उससे आप बता सकते हैं कि आपका जो सिस्टम होगा वो स्टेबल एंड कॉजल होगा या नहीं होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं इसे और बेहतर समझने के लिए। तो अभी हमने जो यहाँ पे लिया था 3e पावर -2t -2e पावर -t, यहाँ पे बस हम एक चेंज करेंगे कि इस -t की जगह पे हम t ले लेंगे। तो वो क्या हो जाएगा 3e पावर -2t -2e पावर t होल u ऑफ t। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अगर हमारा h ऑफ t है और यहाँ पे ये जो e पावर t है ये पॉजिटिव टाइम के लिए इंक्रीज होता जाता है। तो ये जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है ये एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल नहीं है, तो यानी कि ये सिस्टम अनस्टेबल है, वो हमें टाइम डोमेन से ऑलरेडी पता है। तो इसका हम अगर फूरियर ट्रांसफॉर्म अगर निकालेंगे
तो ये होगा 3/s+2 माइनस 2/s-1 और इसका जो ROC होगा वो होगा सिग्मा ग्रेटर देन -2, इसका ROC होगा सिग्मा ग्रेटर देन 1। तो हम दोनों का अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास आएगा सिग्मा ग्रेटर देन 1 और इन दोनों टर्म्स को हम अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा s-7 डिवाइडेड बाई s+2 इंटू s-1। तो ये आप कर सकते हैं, मैं ये स्टेप्स को नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये काफी सिंपल है करने के लिए। तो अगेन हम अगर पूछें कि ये सिस्टम कॉजल है या नहीं और स्टेबल है या नहीं, तो अगेन टाइम डोमेन से हम बता सकते हैं क्योंकि ये सिग्नल नेगेटिव टाइम के लिए 0 है तो ये कॉजल है, पर बिकॉज यहाँ पे e⁻t वाला टर्म है जो कि एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल नहीं है, उस वजह से ये हमारा सिस्टम हमारा अनस्टेबल है। तो ये कॉजल एंड अनस्टेबल सिस्टम है, तो वो हमने टाइम डोमेन से बताया। अब क्या हम वही चीज एस डोमेन से भी बता सकते हैं? तो इसके लिए फिर से इसका ROC को हम प्लॉट करते हैं। तो अगेन हमने सिग्मा और j ओमेगा एक्सिस को लिया, ये है हमारा एस डोमेन। तो सबसे पहले इसमें हम इसके पोल्स एंड जीरोस को प्लॉट करेंगे। तो इसका एक पोल है -2 पे जो कि पहले भी था, और एक पोल अब पहले जो -1 पे था उसकी जगह पे अब ये +1 पे आ गया है, और एक जो 0 है इसका वो है +7 पे। तो अभी हम अगर इसका ROC अगर ड्रॉ करते हैं तो इसका जो ROC है वो है राइट साइड ऑफ 1, क्योंकि यहाँ पे हमने इन दोनों का जब इंटरसेक्शन लिया तो हमारे पास सिग्मा ग्रेटर देन 1 आया। अब ये जो ROC है ये राइट साइडेड है और इन्फिनिटी को भी इंक्लूड करता है, क्योंकि हम जब s इक्वल टू इन्फिनिटी यहाँ डालेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा विच इज अ फाइनाइट नंबर। तो बिकॉज ऑफ दैट दिस इज राइट साइडेड एंड इंक्लूड्स इन्फिनिटी, जिसका मतलब है कि ये सिस्टम कॉजल है, लेकिन ये ROC j ओमेगा एक्सिस को इंक्लूड नहीं करता है, उसी वजह से ये अनस्टेबल है, क्योंकि ये j ओमेगा एक्सिस को इंक्लूड नहीं करता है। j ओमेगा एक्सिस नॉट इंक्लूडेड। तो अगेन पिछले केस के जैसे अगर सपोज मैं आपको ये टाइम डोमेन एक्सप्रेशन अगर ना दूं और ROC भी ना दूं, सिर्फ आपको मैं ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दूं और आपसे पूछूं कि आप बताइए कि इसका जो ये जो सिस्टम है ये स्टेबल या कॉजल है कि नहीं है। तो अगेन आपको क्या करना पड़ेगा कि एस डोमेन में इसके पोल्स एंड जीरोस को प्लॉट कीजिए और ROC के अलग अलग पॉसिबिलिटीज को निकालिए। तो अगेन जो ROC है उसको 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सिर्फ पोल्स से बाउंडेड होता है। तो अगेन यहाँ पे जो ROC होगा उसका एक ऑप्शन तो है जो सिग्मा ग्रेटर देन 1 जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं, दूसरा ऑप्शन है -2 से 1 के बीच में, और तीसरा ऑप्शन जो है वो -2 के लेफ्ट हैंड साइड में। तो अगेन पिछली बार की केस के जैसे ही हमारा जो -2 से जो लेफ्ट साइड में जो ROC है वो ना तो कॉजल है ना तो स्टेबल है, क्योंकि ये लेफ्ट साइडेड है और ये j ओमेगा को इंक्लूड भी नहीं करता है। सो दिस इज एंटी कॉजल एंड अनस्टेबल। लेकिन हम इस बीच वाले ROC को अगर देखें तो ये राइट साइडेड नहीं है, ये दो पोल्स के बीच में बाउंडेड है, उस वजह से ये कॉजल नहीं है, पर ये j ओमेगा एक्सिस को इंक्लूड करता है, यानी कि ये क्या है, ये है स्टेबल बट एंटी कॉजल। तो ये है एक सिंपल एग्जांपल जिससे आप ये समझ सकते हैं कि सिर्फ ROC का अगर आपको नॉलेज हो किसी LTI सिस्टम का, तो उससे आप उसके स्टेबिलिटी और कॉजालिटी के बारे में सिर्फ ROC के राइट साइडेड और j ओमेगा एक्सिस के इंक्लूजन या एक्सक्लूजन को यूज करके आप उसके प्रॉपर्टीज के बारे में बता सकते हैं। तो आगे के मॉड्यूल्स में हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिसमें हम देखेंगे कि LTI सिस्टम्स को ऐसी प्रॉपर्टीज यूज करके किस तरीके से एनालाइज किया जा सकता है। थैंक यू।